जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो आज हम लोग यहाँ पे स्पेशल या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए किस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है, ये पूरा वीडियो हम लोग इसी के ऊपर सेंटर्ड रहेगा और हम इसी को समझेंगे। अगर हम बात करें स्पेशल चिल्ड्रन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसको हम लोग एक डायग्राम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। वो चार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ भी किया है और उसको मैंने अपने टेलीग्राम पर जो है लिंक जो है उसका शेयर भी कर दिया, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके साथ जो आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वाला जो आपका टॉपिक है, उसका जो फॉर्मेट है उसको भी मैंने वहाँ पर जो है फॉरवर्ड कर दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल के लिंक से, अगर फॉर्मेट आपके पास नहीं है तब। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है जो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो कराई हुई है, जो कि है आपकी टाइप्स ऑफ गाइडेंस की, निर्देशन के प्रकार वाली, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के गाइडेंस के टाइप को देखते हैं, जो आपका VEP वाला था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट क्वेश्चन का ये पूछता है कभी कभी, जैसे कि नेचर क्या है पर्सनल गाइडेंस का, या फिर गाइडेंस के प्रकार क्या होते हैं। और इसमें सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का लगा देगा कि आपको बताना है कि नीड ऑफ गाइडेंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। क्लियर है कि क्या आवश्यकता है, जो आपके विशिष्ट बालक होते हैं, विशेष बालक हैं, उनके लिए निर्देशन की क्या आवश्यकता है, क्या उसकी समस्याएं हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए, कंसंट्रेट होकर के। पूरा टॉपिक शॉर्ट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपका 2 पार्ट में क्वेश्चन है। एक पार्ट जो है मैंने करवा दिया है, ये उसका और फर्दर पार्ट रहने वाला है। इसमें स्पेशल चिल्ड्रन की क्या क्या कैटेगरी होती है, सब चीज़ों को हम आराम से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप अभी तक जो है चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अब चलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि स्पेशल चिल्ड्रन हम किसको कहते हैं, या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। दोनों बात एक ही है, आपसे स्पेशल लिख के आए या एक्सेप्शनल लिख के आए। इसको अगर हिंदी में हम बात करें तो विशिष्ट बालक कहते हैं, स्पेशल को विशिष्ट ही या विशेष कहीं कहीं लिखता है। हिंदी में थोड़ा टर्म्स आपके कई जगह, हर जगह मतलब अलग अलग यूज़ होते हैं। सो ट्राई टू यूज इट इन द टेक्निकल वर्ड एज इट इज़ गिवन इन द इंग्लिश। ठीक है, इसमें जैसे इंग्लिश में स्पेशल या एक्सेप्शनल का प्रयोग कर रहा है, आप इसको उसी शब्द में समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना बाद में अगर हिंदी को आप देखेंगे तो हिंदी में काफ़ी ज़्यादा आपको अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ देखने को मिलेगा, तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल चिल्ड्रन। क्या होते हैं स्पेशल चिल्ड्रन? स्पेशल बच्चे जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जिनकी स्पेशल ज़रूरतें होती हैं। समझ में आ रहा है? जब विशिष्ट बालक की बात होगी तो जिनको विशिष्ट जो है आपके ध्यान की ज़रूरत है, मतलब एक नॉर्मल बच्चे के ध्यान से ज़्यादा इनको या तो कम या तो ज़्यादा चाहिए, या फिर जिनकी आवश्यकताएं बाकियों से अलग है, या तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है या तो बहुत कम की है। यही तो होगा ना, असामान्य, विशिष्ट, स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट। इसके साथ ही इनको एक अलग प्रकार के केयर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। किन बच्चों को? जो बच्चे आपके स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। अगर हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की डेफिनेशन को देखें तो रेबर की डेफिनेशन है, एक्सेप्शनल चाइल्ड एज यूज्ड इन चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान में जो प्रयोग किया जाता है एक्सेप्शनल बच्चों के लिए, वो क्या है? टू द एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बहुत ही ज़्यादा आपके टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चे होते हैं, एज वेल एज हैविंग लो इंटेलिजेंस और अदर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपको एक चीज़ एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अगर हम विशिष्ट बच्चों की बात करेंगे तो विशिष्ट बच्चे में जिन बच्चों को आप बहुत ही तेज, टैलेंटेड बच्चे, गिफ्टेड बच्चे, जो भी आप कह लें, इनको आप माने, या तो फिर जो आपके मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जो आपके डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको कोई हैंडीकैप्ड है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो सभी लोग, मतलब स्पेशल और एक्सेप्शनल में सभी बच्चे आ जाएंगे जो आपके नॉर्मल से हटकर हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि काफ़ी बार लोगों को एक प्रॉब्लम होता है, लोगों को लगता है स्पेशल में सिर्फ वही आएंगे जिनको कोई समस्या है, जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो गए, मानसिक मंदता के जो बच्चे हो गए, या शारीरिक विकलांगता, दिव्यांगता है। तो नहीं, इसमें वो भी बच्चे हैं जो आपके प्रखर बुद्धि वाले हैं, उसके साथ जिनकी बुद्धि बहुत तेज है वो भी, और जिनकी बुद्धि बहुत निम्न है वो भी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये आपका चार्ट है, एज इट इज़ चार्ट मैंने इसको शॉर्ट करके बनाया हुआ है, मतलब ऐसे दिया है आपको, मैंने वो शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसको भी अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट वो करके आप लिख सकते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, ईजिली आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्पेशल चिल्ड्रन की इतनी सारी कैटेगरी है, तकरीबन आपकी जो है 6 कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है।
पहला है सेंसरी, जो आपके संवेदी होते हैं, जो आपके जिसको सेंसरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें सुनना, देखना, फिजिकली चैलेंज, जिसको हम हैंडीकैप्ड कहते हैं, वो बच्चे आते हैं। तो मतलब सेंसेस के आधार पे फिजिकल हो गया, आपका सुनने से रिलेटेड हो गया कि मतलब सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, या फिर फिजिकली उसको कोई समस्या है। इंटेलेक्चुअल की बात करें तो ये हमेशा माइंड की बात करता है, इंटेलिजेंस की बात करता है। इसमें अगर होगा तो बहुत प्रखर बुद्धि हो गया, तो गिफ्टेड होगा, जो सिर्फ पूरी दुनिया में 5% का होता है। टैलेंटेड, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत उसके अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, या फिर उसकी बुद्धि थोड़ी डाउन हो गई, तो वो मानसिक मंद बच्चा हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको आपको याद रखते चलना है, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल। इसके बाद है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अगर हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, जो आपके विकासात्मक आपके जो डिसेबिलिटी होती है, जो आपके कभी कभी तो ये जन्म के साथ और कभी कभी बाद में इन्वॉल्वमेंट से भी होता है, जैसे ऑटिज़म। ऑटिज़म एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारे बीमारियाँ आपकी शामिल होती हैं, जिसमें सोशल, मेनली अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से बच्चा मतलब ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है, उसको कुछ बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। सेरेब्रल पाल्सी हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया आपका। लर्निंग डिसेबिलिटी आप सबने पढ़ा भी है, जैसे सही से बोल न पाना, पठन वैकल्य होना, या फिर कैलकुलेट नहीं कर पाना, जो आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, एस्मॉर्फिया, एस्प्रेया, आपने सब पढ़ा है, वही चीज़ है। तो आपने 3 स्पेशल चिल्ड्रन का पढ़ लिया, क्या क्या है। अब उसको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताते चलूँगी। हमें कैसे याद रखना है, तो हमें सिड याद रहेगा, स्पेशल चिल्ड्रन सिड। सेंसरी वाला, तो सेंसरी जैसे ही नाम आपके सामने आएगा आपको तुरंत हियरिंग, विजुअल ये याद होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल की बात करें तो गिफ्टेड, टैलेंटेड, और डेवलपमेंटल की बात करें तो जो विकासात्मक उसमें रूप में आएगा, ऑटिज्म हो गया, ADHD आ जाएगा, इसमें सेरेब्रल पाल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी सब आ जाएगा। ठीक, 3 हो गए आपके। अब जो बचे हुए 3 हैं, अब उनको देखिए। उसके बाद है स्कॉलिस्टिक बैकवर्डनेस। स्कॉलिस्टिक का मतलब होता है जो आपके शैक्षिक है, तो शैक्षणिक जो पिछड़ापन है, ये वो बच्चे हैं। अंडर अचीवर, स्लो लर्नर, किसी भी रीज़न से, या तो उनको आर्थिक प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी, स्कूल छोड़ दिया, जो भी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से या तो वो अंडर अचीवर हो गए कि उनकी कैपेबिलिटी थी लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए, या फिर स्लो लर्नर सिंपल सी बात है, मेंटली रिटार्डेड और नॉर्मल के बीच वाली कंडीशन होती है। जो स्लो लर्नर होते हैं, जो आपका मेंटली रिटार्डेड होते हैं, और जो आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके बीच वाले होते हैं, इनको कोई भी चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। ये आपके हैं स्लो लर्नर। नेक्स्ट आपका है चिल्ड्रन विथ स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम। वो बच्चे जिनको कि कुछ आप कह सकते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिनको कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, शुगर की जो प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं, अनेमिया जिसको खून की कमी है, अस्थमा जिसको श्वसन की समस्या कहेंगे। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनको कुछ इस प्रकार से समस्याएं होती हैं। ठीक, उसके बाद एक है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वाले बच्चे, जो आपके कहीं ना कहीं मतलब जो बिल्कुल किनारे होते हैं आपकी सोसाइटी में, जो मार्जिनल सेक्शन से आते हैं, इसमें SC ST माइनॉरिटी, ऐसे बच्चे कहा जाता है कि भाई इनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाती है किसी कारण से, जिसकी वजह से ये पिछड़ जाते हैं और स्पेशल बच्चों की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने 6 कैटेगरी यहाँ की पढ़ ली है, ये 6 कैटेगरी में याद रखने के लिए जो आपको मेन है वो क्या है, बहुत ईजी है, SID और SCM 2 याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप 6 आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल है, जैसे सेंसरी आएगा तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ याद नहीं आएगा, जिसमें सेंसेस हैं, चाहे वो सुनना, देखना, टच करना, फील करना, ये सब तो आएगा। इंटेलेक्चुअल की बात करेगा तो दिमाग की बात आएगी, दिमाग किस में लगेगा, या तो बच्चा बहुत तेज होगा या तो बहुत धीरे होगा। डेवलपमेंट की बात आएगी तो जो उसके विकास क्रम में है, जैसे उसको ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर जो दूसरा S स्टार्ट होता है, ये स्कूल से रिलेटेड है, स्कॉलिस्टिक बैकवर्डनेस। तो इसमें बच्चा डिप्राइव्ड हो जाता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये स्लो लर्नर बन जाएगा, अंडर अचीवर हो जाएगा। ये क्या है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम, उसको हेल्थ प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़, अस्थमा, एपिलेप्सी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मार्जिनलाइज ग्रुप से है तो आपका SC ST माइनॉरिटी, ये सारे लोग आ जाएंगे। क्लियर, दिस इज़ अ चार्ट। ये चार्ट है, आपने NPC कर्व पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये चार्ट आप बनाएंगे तो काफ़ी इफेक्टिव आंसर आपका होगा। इस चार्ट में ये जो आपको लाइन दिख रही है बीच वाली, ये ऐसी लाइन होती है जिसको हम मीडियन जैसे कहते हैं ना। इसमें 3 आपकी रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेल शेप कर्व होता है जिसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। इसका जो ये लाइन है और ये लाइन है, अब ध्यान से इसको समझिएगा। बीच वाला जो है ये मीडियन है, यहाँ पर आपके नॉर्मल बच्चे लाई करते हैं। कौन बच्चे, नॉर्मल, जिनको हम एवरेज भी कहते हैं। 90 से 110 जिनकी IQ होती है नॉर्मल बच्चों की। ठीक,
अब नॉर्मल के जैसे ही हम इधर जाएंगे, मतलब ये आपका नॉर्मल की स्थिति है, अगर इसके इस साइड में जाएंगे ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करता है। अपने ग्राफ में, मैथ में काफ़ी बार यूज़ किया होगा। और जब हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो दिस इज़ आवर निगेटिव डायरेक्शन। सो पॉजिटिव में जाने का मतलब है अगर आप जैसे जैसे एवरेज से और ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आपको गिफ्टेड बच्चे मिलेंगे, टैलेंटेड बच्चे, जिनकी संख्या आप देख रहे हैं कि यहाँ से कर्व एकदम डाउन होता जा रहा है, मतलब संख्या बहुत कम है। सबसे ज़्यादा संख्या इसी एरिया में आपको दिख रही है ना, यही एरिया में सबसे ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ बहुत कम बच्चे हैं, तो जो टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चे हैं ये इसी एरिया में होते हैं। और जो मेंटली रिटार्डेड और जो बहुत कमज़ोर मंद बुद्धि बालक या फिर जिनको हम इडियट, मोरोन, इम्बेसाइल जो हमने चार्ट में पढ़ा है वो हैं, तो वो बच्चे इस साइड होते हैं, ठीक है। जो बच्चे बहुत ही मतलब अपने से खुद का काम भी नहीं कर पाते हैं। बट मैक्सिमम बच्चे आपके किस में आ जाते हैं, आपके एवरेज में आ जाते हैं। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है, वो ये कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो स्पेशल बच्चे कौन होते हैं, यही जो मैंने रेड से एकदम रंग दिया है ना, यही बच्चे स्पेशल होते हैं। बाकी तो सब एवरेज हैं। अब ये आपका एवरेज है तो एवरेज में मैक्सिमम आ जाते हैं। जो इधर बच गए वो आपके स्लो लर्नर, उसके बाद मेंटली रिटार्डेड, वैसे ही इसमें टैलेंटेड फिर गिफ्टेड बच्चे आ जाते हैं। तो ये आपका ये दिखाता है IQ का कि बीच में एवरेज है और इधर जाएगा तो गिफ्टेड और निगेटिव साइड में गया तो बैकवर्ड बच्चे जो पिछड़े बालक हो जाएंगे या फिर जिनको कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक। अब नीड एंड इम्पॉर्टेंस, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, गाइडेंस की ज़रूरत हमें इन स्पेशल बच्चों के लिए क्यों है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इन बच्चों के पास भी बहुत पोटेंशियल होता है। ईच ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक, सभी अपने आप में अद्वितीय हैं। तो उनकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में लोग ऐसे हैं कि नॉर्मल इंसान को तो डिमोटिवेट कर ही देते हैं, तो जो बेचारे ऐसे दिव्यांग होते हैं उनको तो क्या ही लोग कहते होंगे, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखते। तो इनकी जो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जाती है। तो उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाने में नेक्स्ट है म्यूचुअल एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि भाई दोनों साइड से अगर कोई दिव्यांग है तो इसका ये मतलब नहीं वो आपका ज़िंदगी भर आश्रित ही रहेगा। अगर आप उसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे देंगे तो वो अपने खुद के काम भी कर सकता है, अगर सीरियस कंडीशन ना हो तब। हेल्प इन वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास में उनकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इस बार अगर देखा जाए कि अगर इनको मौका दिया जाए तो ये हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं इनसे भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसका एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं ओलंपिक के खेलों में, जो पैरा ओलंपिक का खेल हुआ था उसमें देख सकते हैं कि जितना नॉर्मल जो हमारे देश के एथलीट्स थे, जो हमारे देश में गए थे लोग, उनसे ज़्यादा आपके पैरा एथलीट्स ने लेकर के आए थे। तो ऐसे विशिष्ट तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं आए दिन आपका जो चल रहा है उसमें भी काफ़ी सारा न्यूज़ आता है जिसमें जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मौका सिर्फ उनको देने की बात है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। चॉइस ऑफ कोर्सेज करने के लिए, मोटिवेशन के लिए हमें ज़रूरत है निर्देशन की ऐसे बच्चों के लिए। हेल्पिंग चिल्ड्रन विद डेवलपिंग प्रॉब्लम्स, जो उनकी समस्या है उसके साथ उनकी मदद करना। जैसे अगर हमको पता लग गया स्टार्टिंग फेज़ में कि बच्चा थोड़ा सा दिमाग से जो है उसका काम वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, तो हम उसको वैसे ही ट्रेनिंग दें या फिर उस हिसाब से उसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करें। ऐसे इंक्लूसिव स्कूल्स में डालें कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट और चेकिंग वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, इसके अलावा इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अगर 6 से 14 साल के बच्चों को कहा गया है कि भाई आपको स्कूल में पढ़ना है तभी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होगा, तो इसमें दिव्यांग बच्चे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चे नहीं आते, तो अगर ये बच्चे छोड़ेंगे तो आपका वेस्टेज और स्टैग्नेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसके चेकआउट के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, हेल्प देम इन द पीरियड ऑफ टर्मोइल एंड कन्फ्यूजन, जब वो बहुत समस्याग्रस्त स्थिति में है, कन्फ्यूज स्थिति में है, तो उस समय उनका मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है कि व्हाट एक्सटेंट टीचर कैन असिस्ट, मतलब शिक्षक की क्या भूमिका होगी, शिक्षक क्या इसमें योगदान करेगा। वीबी तनेजा का कहना है कि टीचर काउंसलर इज़ द फर्स्ट पिवोट ऑफ गाइडेंस, कि टीचर काउंसलर जो है ये गाइडेंस का जो है पहला आपका कह सकते हैं आपकी रोल है, पहला आपका सीढ़ी है। टीचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इन्वॉल्व होता है इन द काउंसलिंग एक्टिविटी एंड इन द गाइडेंस प्रोग्राम। प्रत्यक्ष रूप से भी शिक्षक इसमें शिक्षा दे सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी। इसकी जिम्मेदारियाँ पूछी गई हैं, शिक्षक के क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो शिक्षक का सबसे पहला यही है कि बच्चे को समझना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, कि उसकी क्या नीड है वो तो बाद में आएगा, पहले आप बच्चे को समझते हैं। डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, उसके बाद बच्चे के जो व्यक्तित्व है उसको जो है बनाने की कोशिश किया जाता है, डेवलप करने की कोशिश किया जाता है।
प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, बच्चे को व्यावसायिक जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके नीड, उसके इंटरेस्ट और उसके जो है सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। हेल्थ एंड सोशल गाइडेंस का जो है ये तमाम, क्योंकि ऐसे बच्चे हेल्थ से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, मतलब इनकी फैटिगनेस जल्दी होना या फिर कुछ ना कुछ उनको हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और सोशल गाइडेंस भी इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये सामाजिक तौर पर बहुत घुल मिल नहीं पाते हैं लोगों से। ठीक है, सो टीचर इसमें क्या करेगा, ये रोल टीचर निभाएगा कि बच्चे को पूरी तरीके से सोसाइटी के सामने लाने में, कम्युनिकेट करने में, उसकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। अच्छा, एक इफेक्टिव काउंसलर, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। तो इफेक्टिव काउंसलर, टीचर यहाँ किसका काम कर रहा है, एक इफेक्टिव काउंसलर का काम कर रहा है। तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो देखिए काउंसलर हमने शॉर्ट में कवर किया है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर। तो वो जो क्वालिटीज़ थी बस उन्हीं क्वालिटी को आपको यहाँ टीचर के रूप में रख देना है, आपका काम हो जाएगा। नॉट रिजिड इन अप्रोच, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई बच्चे को कुछ समस्या है, कोई किसी को कुछ है, तो आप एक जो है डंडे से सबको नहीं हाँकेंगे। ठीक है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। कभी कभी जो बच्चे ऐसे होते हैं उन बच्चों को एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, सो टीचर के पास अ लॉट ऑफ एम्पल ऑफ पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, गिव क्रेडिट एंड रिकमेंडेशन, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं कि जिनको अगर उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया, आपने क्लैप कर दिया, बेटा वेरी गुड, तो बच्चे इनिशिएट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, अगर वो कुछ छोटे भी काम कर रहे हैं, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, तो आप उनको क्रेडिट दीजिए, रिकमेंड करिए, तो वो उससे काफ़ी खुश होकर के और उसमें जो है इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। और अगर वो गलती करते तो उनको डांटे नहीं, उनको मारना तो बिल्कुल ही नहीं है, आपको उनको बिल्कुल नेचुरल लेना है। एरर या फिर मिस्टेक्स ये नेचुरल है, वो सबसे होता है, अगर कोई नॉर्मल है तो वो भी गलती करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मिस्टेक्स आर नेचुरल एंड यूनिवर्सल। 5वां, कीप एक्वेडेट एंड अप टू डेट नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल एरिया। शिक्षक एक अच्छा अगर है जो कि आपके गाइडेंस के क्षेत्र में स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको अप टू डेट रहना होगा कि कौन से क्षेत्र में कहाँ पर किसके लिए नौकरी आ रही है, उसको सब चीज़ें पता होना चाहिए। पता होगा तभी तो वो अपने बच्चों को भी बता पाएगा। वैसे अप टू डेट तो हर एक टीचर को होना ही चाहिए। नेक्स्ट है टीचर असिस्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 3-4 बार बस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत फेस बदल दिया है, जैसे कि किसी में टीचर का क्वालिटी पूछ दिया, किसी में टीचर का रोल पूछ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी में टीचर का प्रक्रिया में क्या रोल है वो पूछ दिया। तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपके आंसर की फ्रेमिंग की है, तो पूरा आपका आंसर के अकॉर्डिंग ही है। फर्स्ट है आपका कि टीचर कैसे असिस्ट कर सकता है गाइडेंस की प्रक्रिया में जो आपके विशिष्ट बालकों का है। डे टू डे ऑब्जर्वेशन, जैसे कि प्रतिदिन उसको ऑब्जर्व करे कि उसकी समस्या है तो वो समस्या दूर हो रही है, निराकरण हो रहा है कि नहीं, तो डे टू डे आपका ऑब्जर्वेशन करेगा। फिर उसके बाद एसेस द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो बच्चे की अचीवमेंट है, जो वो उसकी कैपेसिटी है, उसको क्या करेगा, असिस्ट करने का काम यहाँ पर करेगा। एनेक्डोटल एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मेंटेनेंस, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो संचयी अभिलेख है, मतलब बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखना, उसके अचीवमेंट्स का, उसके क्वालिटीज़ का, उसके हेल्थ का, उसके सब कुछ, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि अच्छा ये चीज़ पहले था, अभी वो सही हुई कि नहीं हुई, तो इस तरीके से उसका सारा का सारा रिकॉर्ड सही रखना। केस हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, जो बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, जिसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी केस हिस्ट्री करना। केस हिस्ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस के अंतर्गत, जिसमें हमने स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज को पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आपका है हेल्प देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कि उनकी मदद करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। इसके अलावा और भी क्या काम हो सकता है कि उनके जो आपके डाटा हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं, उनको कलेक्ट करना। इसके अलावा उनको असिस्ट करना। गाइडेंस का मेजर काम क्या होता है, टू असिस्ट, टू हेल्प। ठीक, तो इनको क्या करना, हाँ, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट स्टूडेंट, फिर हेल्प करना। हेल्प अलग अलग, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप खुद से सोचकर बना सकते हैं। एडजस्टमेंट में हेल्प करना, हेल्दी लाइफ स्टाइल में, इफेक्टिव यूज़ ऑफ लाइब्रेरी एंड टेकिंग नोट्स एंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ आपके लर्निंग। अलग अलग प्रकार से टीचर बच्चे की मदद कर सकता है। इसको आप स्वयं से सोच कर देखिए कि आप एक अध्यापक हैं और आपके सामने कोई विशिष्ट बच्चा है, तो किन किन तरीक़ों से आप उसकी मदद कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं, बस वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट है ऑन गोइंग एफर्ट्स। ऑन गोइंग एफर्ट्स दैट मीन्स कि अभी सरकार ने क्या क्या नियम उनके लिए चल रहा है, क्या क्या चीज़ें उनके लिए हो रही हैं। वैसे तो बहुत सारी, मैंने इसमें काफ़ी लिमिटेड लिखा हुआ है क्योंकि आपका क्वेश्चन आपको मिनिमम इसके लिए मुझे लग रहा है फर्स्ट पार्ट अगर आप करते हैं तो
तो आपको मुश्किल से 1.5 या 2 पेज, क्योंकि अगर 4 पेज का अगर आप मैं मान रही हूँ अगर आप 4 पेजेस का आंसर लिखते हैं अपने आंसर कॉपी में, जो कि मैक्सिमम है आपका 4 पेज, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपका शॉर्ट के लिए पेज नहीं बचेगा। तो मैक्सिमम अगर मैं 4 पेजेस मान रही हूँ, तो अगर आप पहले क्वेश्चन के लिए 2 पेज ले रहे हैं तो 2 इसके लिए, 2 पेजेस में आपका इतना इनफ है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे। इंक्लूसिव एजुकेशन, हमेशा याद रखिएगा कि स्पेशल बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द बेस्ट, नॉट स्पेशल एजुकेशन, नॉट जो आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंक्लूसिव, सिर्फ समावेशी। क्योंकि समावेशी क्या कहता है कि नॉर्मल भी पढ़ेगा, स्पेशल भी पढ़ेगा, सभी बच्चे इस प्रकार के विद्यालय में पढ़ेंगे। प्रियम्बल जब हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, उसमें एक जो आपका लाइन था कि सबके पास जो है राइट है, सबके पास अपॉर्चुनिटी का जो है वो राइट है, मतलब सबके पास अवसर सबको समान दिए जाएंगे। NEP 1986 और उसका जो आपका रिवाइज्ड आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इन्होंने अपना फोकस जो है ख़ास तौर पे जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन दोबारा जो रिवाइज्ड होकर आया था NEP के कुछ आपके खंड, उसमें अटेंशन जो है दिया गया था जो आपके हैंडीकैप्ड बच्चे हैं इनकी शिक्षा को लेकर के। समझ में आ रहा है? जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन और NEP 1986 आया था और जो इसका रिवाइज्ड आया, तो वहाँ पे आपके हैंडीकैप्ड बच्चों की शिक्षा को लेकर के प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर जो आपका CWSN है, इसके प्रिंसिपल को भी लाया गया था। क्या है CWSN? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इनके भी आपके प्रिंसिपल को लाया गया था कि भाई ये भी बच्चे हैं समाज के जो कि एक अच्छा खासा मतलब परसेंटेज में हैं, तो हम इनको वंचित नहीं रख सकते शिक्षा से, तो इनके लिए भी शिक्षा के प्रावधान किए जाएं। इसके लिए RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया तकरीबन 45,000 प्लस ये कोर्सेज कराती है ऐसे बच्चों को, ठीक। और भी जो है ये आपने पहले भी प्रीवियस में भी B.Ed में इसको पढ़ा हुआ है, 1992 में ही ये आपका आया था। PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सब की बात करता है, 1995 में आया था और इसमें आपके जो है टोटल 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी कि उसके अंतर्गत जो जो आएगा सबको जो है नौकरी, रिजर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में आया था, जिसके तहत एक तो सेरेब्रल पाल्सी को बात किया गया था और दूसरा MRC, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए जो मानसिक रूप से मंद बालक है। बस इनके नाम भी अगर आपको याद रहेंगे तो आपका काम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी, जो आपका नेशनल पॉलिसी जो दिव्यांगजनों के लिए 2006 में नेशनल पॉलिसी आई थी। RTE 2009, आपको पता होगा कि RTE 2009 में जो आपका PWD था, पर्सन विथ डिसेबिलिटी 1995 वाला, और जो NTA है आपका नेशनल ट्रस्ट एजेंसी, ये दोनों को मर्ज किया था RTE में। एक नॉर्मल एवरेज बच्चे के लिए 6 से 14 साल है RTE में, लेकिन दिव्यांग की बात करें तो 6 से 18 साल है, ठीक। Let's talk about the schemes and program। IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, यहाँ पे समन्वित शिक्षा की बात करते हैं जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं। कॉमन स्कूलों में इनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए कि भाई इनको भी अवसर दिया जाए, इसके लिए इसको बनाया गया था। ICDS जो आपका है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975। तो डेवलपमेंट की जहाँ बात होगी तो इनके स्वास्थ्य से संबंधित, मैंने आपको बताया कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है ऐसे बच्चों का, जो बच्चे स्पेशल होते हैं, बहुत ही गिफ्टेड होते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं इनको होती हैं, फेटिगनेस, सारी प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ इनका और वेलबींग ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन अंडर 6, जो 6 साल के कम के होते हैं, ICDS के अंतर्गत उनको जो है क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ICDS को NRHM के साथ मर्ज भी किया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP 1994 में आता है कि ये कहता है कि भाई जिस मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा की बात होती है इन बच्चों के, तो जैसा वहाँ की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, उसके अनुसार आप क्या करिए, उसमें परिवर्तन करके उस हिसाब से नियोजित करिए। SSC 2000 आप सभी लोग जानते हैं कि एक सर्व शिक्षा अभियान आपका था और एक स्पेशल बच्चों के लिए भी आया था, स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल एजुकेशन की भी बात यहाँ पर की गई थी फॉर CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इसके अलावा RMSA जो आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है 2009 और 10, ये भी आपका आया था, इसमें भी जो है दिव्यांग बच्चों के हितों की बात की थी। क्लियर है? सो ये आपका जो पूरा टॉपिक था यहाँ पर ये कवर होता है। इसके साथ ही जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है जो पेपर में आया हुआ है, ठीक। इसको जब आप देखेंगे तो पहला पोर्शन जो मैंने पहले ही करा दिया था, जो आपका था
कि टाइप्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के प्रकार, उसको लिंक जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। जो प्लेलिस्ट है उसको आप सेव कर लीजिए, जितने भी वीडियोस आएंगी आपके एग्जाम से पहले उसमें अपडेटेड हो जाएंगी, तो आप उसको सेव कर लेंगे और उस क्वेश्चन के साथ आप इसको तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन ईजी है, आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही स्पष्टता के साथ समझ में आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों से इसको साझा ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।